नमस्कार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत की सूचना जैसे ही सबको हुई तो ऐसे ऐसे लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा में शब्द कहने शुरू कर दिए जो उनके जीवित रहते उनके कटु आलोचक थे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह भी कहा जाता था, साइलेंट पीएम कहा गया, कठपुतली पीएम कहा गया, एक्सीडेंटल पीएम कहा गया। आज की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लीडर्स ने उनके ऊपर तरीके तरीके के आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं और इसलिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार के छींटे नहीं पड़े, ये ईमानदार बने रह गए एक भ्रष्ट सरकार में। राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बीजेपी के अन्य लीडर्स ने भी उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए कि वह एक अक्षम प्रधानमंत्री थे, उनके अंदर राजनीतिक योग्यता की कमी थी। वो एक कठपुतली शासन चला रहे थे जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मिलकर उनको नियंत्रित कर रहे थे। उनके अंदर जनता के बीच जाके लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उनके अंदर राजनीतिक योग्यता की नितांत कमी थी। वो अपने सहयोगी दलों पे कंट्रोल नहीं रख पाते थे। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर में भी जो लीडर्स थे वो उनके ऊपर दबाव बना के अपने कार्यों को करवा लेते थे। उनके ऊपर तरीके तरीके के आरोप लगाए गए। उनको यह कहा गया कि उन्होंने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में मौन व्रत धारण कर रखा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को इससे बहुत नुकसान हुआ। देश के अंदर में जनता का विश्वास सरकार से खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे आरोप मनमोहन सिंह के ऊपर विपक्षी दल द्वारा लगाए गए। उस समय की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे और वो रूलिंग पार्टी बनने के बाद भी आज तक के आरोप लगते रहे। हालांकि उनके देहावसान के बाद खूब सारी प्रशंसा में बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक समय एक हमारे फर्जी राष्ट्रवादी कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, जो कभी राजनेता बन जाते हैं, जो कभी भ्रष्टाचार आंदोलन के नेता बन जाते हैं, कभी वो राष्ट्र कवि बन जाते हैं, आजकल राम कथा कह रहे हैं, कभी वो मुस्लिमों के विरोधी बन जाते हैं, कभी समर्थक बन जाते हैं। अब राज्यसभा सीट के चक्कर में पड़े हैं जहां से वो आप पार्टी से निकाले गए थे, तो अब वो सोच रहे हैं कि रूलिंग पार्टी से मिल जाए, तो अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। तो एक समय यही कुमार विश्वास कहते थे, जब जसपाल भट्टी करके एक बड़ा प्रसिद्ध हास्य व्यंगकार हुआ करते थे कवि, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस सरदार की बजाय दूसरे सरदार की मृत्यु हो जाती। 2012 की घटना है। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते थे। आज वही लोग प्रशंसा में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो अभी जसपाल भट्टी जी को जब दिवंगत होना पड़ा एक दुर्घटना में, तो मुझे भगवान की टाइमिंग पे गुस्सा आया। चलेंगे कि जब सरदार ही उठाना था तो हंसाने वाला क्यों उठाया? कर रहे हैं। तो पूर्व जो आम जनता के मध्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि गढ़ी गई थी, वो छवि एक पीआर स्टंट थी। क्या वो जानबूझ के गढ़ी गई थी राजनीतिक पार्टियों द्वारा, जिससे कि चुनावी बेनिफिट लिया जा सके, या इसमें कुछ रियलिटी थी? क्या भारत का इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक अच्छा वित्त मंत्री मानेगा, या एक अच्छा प्रधानमंत्री मानेगा, या एक अच्छा राजनेता मानेगा, या एक भ्रष्ट राजनेता मानेगा, एक मूक राजनेता मानेगा? ये तो इतिहास में आगे आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इसका वास्तविक मूल्यांकन क्या होना चाहिए, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। 1991 का समय चुनौतियों से भरा हुआ था। इसके पूर्व में जो चंद्रशेखर थे, जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आईएमएफ के अंदर में भारत को सोना गिरवी रख के अपना काम चलाना पड़ रहा था। वर्ल्ड बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख कमजोर हो गई थी।
भारत के अंदर भी राजनीतिक जो अस्थिरता है वो चरम पे थी। लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे थे। राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी थी एलटीटीई द्वारा, और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, चंद्रशेखर बने, और जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। ये बोला गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सांसदों को खरीद के सरकार बनाई गई है। तो इस अस्थिर राजनीतिक माहौल में जब आर्थिक दिवालियापना की स्थिति होगी तो सोचिए वो उस कल्पना से परे है। देश फेल होने की कगार पे था। जिस स्वतंत्र भारत की हमने कल्पना की थी, अब वो एक राष्ट्र के रूप में फेल होने की कगार पे था। हम पाकिस्तान बनने वाले थे, हम श्रीलंका बनने वाले थे, हम बांग्लादेश बनने वाले थे, हम नेपाल बनने वाले थे। उस दौर में जब पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया हो, डॉक्टरेट की उपाधि लेके आया हो, जो भारत के रिजर्व बैंक का गवर्नर रह चुका हो, जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष रह चुका हो, जब इतने सक्षम और विद्वान व्यक्ति को जब देश का वित्त मंत्री बनाया गया तो पीवी नरसिम्हा राव, जो खुद कई भाषाओं के ज्ञाता थे, कहते हैं कि उनको 12 भाषाओं का ज्ञान था, बहुत विद्वान प्रधानमंत्री थे, और जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नियुक्त किया तो उनको एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि आपको जो करना है करिए, लेकिन देश को इस आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाइए। इस पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग करके 1991 में वो एक नीति लेके आते हैं जिसको कहा गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और उसी का परिणाम था ग्लोबलाइजेशन। 2 पॉलिसीज बनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण, और इन दोनों का प्रभाव पड़ा कि देश में वैश्वीकरण हुआ। उदारीकरण क्या है? जब उस दौर में देश, हम पहले खाली सामान मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, हम बाहर से विदेशों से आयातित वस्तुओं के ऊपर, मंगाई गई वस्तुओं के ऊपर खूब सारी इंपोर्ट टैरिफ लगा देते थे, खूब सारा कर लगा देते थे। हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हमारे देश में उद्योग धंधों को खोलने के लिए इंस्पेक्टर राज था, दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए होते थे। आप जरा वो दौर याद करिए कि हमें कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या घट रहा है। ना भारत के बारे में लोगों को उतना अंदाजा था और ना हमें विश्व की डेवलपमेंट का अंदाजा था। उस दौर में उन्होंने लिबरलाइजेशन की नीति लाई, उदारीकरण की नीति लाई, और भारत के बाजार को खोल दिया, विश्व की अर्थव्यवस्था से एक तरीके से जोड़ दिया गया। बाहर का सामान भी आएगा, और देश में उद्योग धंधों को खोलने की छूट दे दी। अब बताइए, उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो बैंकिंग से लेके, बीमा से लेके, एजुकेशन से लेके हर क्षेत्र को खोल दिया गया, चाहे वो उड्डयन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। भारत आज जिन मामलों में अग्रसर राष्ट्र है, जिसपे हम बहुत अभिमान से कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन की, इसकी बुनियाद 1991 में रखी गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसका श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को है, उनका श्रेय बिल्कुल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जब ये आर्थिक नीति बनाई जा रही थी तो जिस लीडरशिप के कमी की बात की जाती है, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना रेजिग्नेशन लिख के दे दिया था पूर्व में ही कि अगर ये नीति फेल हो जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा और मैं पहले से ही इस्तीफा लिख के दे देता हूं। ये होता है लीडरशिप। लीडरशिप प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, लीडरशिप दिखाने की वस्तु होती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कोई कमियां नहीं थी, लेकिन जिस नेतृत्व क्षमता के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, खाली मैं उसको बता रहा हूं कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है, फ्रंट पे जाके जिम्मेदारी लेना। निजीकरण की शुरुआत की गई। ऐसी कंपनियां जो भयंकर घाटे में थी, सरकारी कंपनियां जिनको सफेद हाथी की तरह ढोया जा रहा था, उसमें भी क्या किया उन्होंने? निजी कंपनियों के प्रवेश को सुनिश्चित किया। कहा कि अगर उनका मैनेजमेंट आएगा तो उसका प्रदर्शन बेहतरीन होगा, और तब जाके आगे जाके नवरत्न कंपनियों का विचार आया, फिर महारत्न कंपनियों का विचार आया। आज जिसको हम बहुत शान से बोलते हैं कि भारत की कंपनियां नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और भारत में ग्लोबलाइजेशन हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। तो एक ऐसा समय था वो।
अब एक वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्यकाल दिया उसकी शानदार सफलता हुई और 1996 तक आते आते भारत अपने आर्थिक संकट से मुक्त हो गया। और बताइए अगर ये नीति फेल हो जाती तो मनमोहन सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल के आप मुक्त हो जाइएगा, सब जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। और आज के लोग कहते हैं कि उनके अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी थी। क्या नेतृत्व क्षमता केवल यही होती है? अब जैसे आप जनता के चुनाव की बात कर रहे हैं, आजकल तो माफिया, गुंडे, बदमाश, अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या वो बहुत बड़े नेता हैं? उनके अंदर बहुत नेतृत्व का गुण है? नेतृत्व का मतलब खाली चुनाव जीतना नहीं होता है। नेतृत्व का मतलब होता है कि आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता कितनी है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप देश के प्रति कितना ईमानदार हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मिलके आपको लीडर बनाती हैं। अब उसके बाद तीसरे मोर्चा की सरकार बनती है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर शाइनिंग इंडिया का नारा दिया जाता है। 2004 के समय में भी जब शाइनिंग इंडिया के नाम पे चुनाव लड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उन चुनाव में हार हुई एनडीए की, उसके बाद यूपीए की सरकार बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन उसमें सब लोग मान रहे थे कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर विदेशी नागरिकता के मुद्दे, विदेशी होने के मुद्दे के ऊपर शरद पवार ने और इस तरीके से जितने ममता बनर्जी ने, बड़े बड़े जो नेता थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसकी वजह से सोनिया गांधी जी ने खुद ही मना कर दिया कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो अब एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो कि राजनीतिक रूप से एक ऐसा हो, कम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्षमता हो। हालांकि जब उनका चयन किया गया तो लोगों ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि ये इस तरीके से शासन चलाने में सक्षम होंगे कि ये दोबारा भी प्रधानमंत्री पद धारण करेंगे। 2004 में प्रणब मुखर्जी से लेके देखा जाए शरद पवार से लेके अर्जुन सिंह से लेके नटवर सिंह तक बड़े बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के अंदर में। लेकिन संभवतः डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन इसलिए किया गया कि ये इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं है और यह राज्यसभा से लगातार चयनित हो रहे थे। तो इनकी योग्यता ये थी कि ये जिस देश में आर्थिक नीतियों को सफल बनाने का काम इन्होंने किया था, तो इनके पास एक एक्सपीरियंस था देश को आर्थिक रूप से अच्छे ट्रैक पे लाने का। तो अगर यूपीए 2004 से 2009 के शासनकाल को देखा जाए तो बहुत शानदार शासनकाल था। आप देखिए कि 2004 से अगर ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके बाद 2005 में देखा जाए तो आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आज भी गवर्नेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 2005 में ही सिविल न्यूक्लियर डील या 123 एग्रीमेंट कहते हैं जो अमेरिका के साथ हुई थी, परमाणु समझौता। और कॉन्डोलीजा राइस जो उस समय की विदेश सचिव थी, उन्होंने अभी लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो अपनी सरकार को दांव पर रख दिया था, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही थी अमेरिका के साथ समझौते का। उन्होंने कहा कि जी हम फिर से विश्वास मत लेंगे, सदन में सरकार भी गिर सकती थी। उन्होंने वापस से विश्वास मत लिया और तब जाके समझौता किया। तो वो पूरी कांग्रेस में उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल को प्रमाणित किया। वो उनका स्वनिर्णय था। उन्होंने कहा कि सरकार जाए तो जाए, लेकिन अमेरिका के साथ समझौता होना चाहिए। जो आज की सरकार कहती है कि हम अमेरिका के साथ काफी क्लोज आए, वो कॉन्डोलीजा राइस ने अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद लिखा है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय नजदीक आए। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि जब आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ये उनकी नॉलेज थी, उसमें भारत की बढ़ती क्षमता की भी बात थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बौद्धिक क्षमता की भी बात हो रही थी। तो उस दौर में देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन के ऊपर काम हुआ, फ्री और कंपलसरी शिक्षा की बात की गई, नरेगा की बात की गई जिसमें कि रोजगार गारंटी की योजना दी गई, आधार जैसी स्कीम लाई गई जो आज भ्रष्टाचार को रोकने में काम कर रही है। हर एक व्यक्ति के लिए आधार कंपलसरी है। उस समय भयानक भ्रष्टाचार थी इसमें, जब गरीबों को सरकारी सहायता दी जाती थी, तो आधार की योजना ने उसको काफी कम कर दिया। तो ये था उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह का। 2009 में जब चुनाव लड़े गए तो ऐसा लगा कि अब इनकी सरकार वापस नहीं बनेगी, और इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और वापस से सरकार बनी। हालांकि इस बार भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन ये सरकार में जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है सरकार के विरोध में, वो ज्यादा हो गया। कोल स्कैम आया, 2G स्कैम आया, इस तरीके के बहुत सारे घोटालों की बात होने लगी।
गठबंधन जो पार्टियां थी उनके नेता कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने लगे और इसी का फायदा उठा के देखा जाए तो अन्ना मूवमेंट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई, सरकार का विरोध बढ़ गया और विपक्षी पार्टी भाजपा को एक मौका लग गया सरकार बनाने का। हालांकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत सटीक है कि पार्टियों को लगातार तो जीतना ही नहीं चाहिए, सभी पार्टियों को मौका मिलना चाहिए जिससे कि एक पार्टी में डर बना रहे। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि व्यक्ति पूजा न करें, नायकवाद की पूजा न करे, किसी को सुपर हीरो न बनाए क्योंकि आगे चल के वही डिक्टेटर बन जाएगा। नायक कब अधिनायक बन जाएगा, कब तानाशाह बन जाएगा, आपको नहीं पता है। तो वो जो चीजें बदनाम हुई, उनकी बदनामी हुई उनकी सरकार के बारे में, उसी का परिणाम हुआ कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी शासन में आते हैं और वहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो अगर लीडरशिप की बात की जाए तो उन्होंने तो कई जगहों पे, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक नीति हो, चाहे वो विभिन्न योजनाओं को लाने की बात हो, चाहे अपने पार्टी के अंदर में बड़े बड़े कदावर नेताओं को मैनेज करने की बात हो, उन्होंने किया। अपने एक मारुति 800 से चला करते थे, उनके खुद के सिक्योरिटी अधिकारी ने ये कहा, जो उस समय एसपीजी के हेड थे, आज बीजेपी सरकार में मंत्री हैं वो यूपी में, उन्होंने खुद शेयर किया है कि वो कहते थे कि हमें इसी कार में चलना पसंद है। तो व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी थी। हालांकि ये मान सकते हैं कि कई मामलों में कुछ कमजोरी भी रही, भ्रष्टाचार के मामले कुछ ज्यादा उछले, लेकिन ये तो वर्तमान सरकार के बारे में भी है। वर्तमान सरकार के बारे में कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, मोदी जी के बारे में कई सारे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि एक समय काला धन पूरा खत्म कर दिया जाएगा और 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। बाद में कह दिया कि जुमला है। फिर उन्होंने कह दिया कि अब से डीमोनेटाइजेशन होगा, विमुद्रीकरण होगा, सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा। तो उसके बाद भी लोगों ने कहा कि इसका क्या परिणाम निकला, इससे तो अर्थव्यवस्था और स्लो डाउन हो गई। मोदी जी के बारे में लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि ये कॉर्पोरेट की सरकार है जो अडानी और अंबानी मिलकर चला रहे हैं। अभी देखा जाए तो उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू गलत तरीके से पैसे लेने के आरोप लगाए गए। तो इस तरीके के बहुत सारे आरोप इस सरकार के ऊपर भी लगे हैं। तो ये आगे आने वाला समय तय करेगा कि इस सरकार ने कैसा काम किया है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में भी तय होगा और वो मोदी जी के बारे में भी तय होगा। इतिहास मूल्यांकन करेगा। लेकिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व है, अगर आप देखें और वो मोदी जी का व्यक्तित्व है उसको देखें, तो हर प्रधानमंत्री ने इस देश के विकास में योगदान दिया है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ने कोई योगदान नहीं दिया और दूसरे ने दिया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया और मनमोहन सिंह ने ही सारा काम किया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मनमोहन सिंह जी ने सारा काम किया और मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिससे हमें बचना चाहिए। तो हमेशा इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि एज अ पीएम उनका रोल किन मामलों में बड़ा था। तो भारत अमेरिका संबंधों को बढ़ाने के मामले में बड़ा था, भारत में नई नीतियों को लाने के मामले में बड़ा था, एक वित्त मंत्री के रूप में भारत को नई राह दिखाने के रूप में था। आज भारत विश्व पटल पे एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज उनके नाम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप चलती है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था और ऐसा माना जाए कि जैसा लोग कह भी रहे हैं कि वो सरदार भी थे और असरदार भी थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति आलोचनाओं से परे नहीं होता, वो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे हम लोग हो। हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो हमें जब किसी का मूल्यांकन करना चाहिए तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए और तब जाके एक बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान न लें, खाली अधजल जो है ज्ञान न लें। बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। शैलो नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस फॉर दी सोसाइटी। हमेशा याद रखें कि किसी भी व्यक्तित्व की जब आप समीक्षा करते हैं तो खुद से जानकारियां बटोरें।
खुद की क्यूरियोसिटी को जागृत करें, खाली फॉरवर्ड मैसेजेस को ना पढ़े, गाली गलौच ना करें। आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है बुलिंग का, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और आपने कहीं की बात सुनी, व्हाट्सएप पे सुनी, यूट्यूब पे सुनी, फेसबुक पे सुनी, इंस्टाग्राम रील पे सुनी, ट्विटर पे सुनी, और टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर। तो अपनी तार्किक बुद्धि का विकास करना चाहिए और तब जाके हमें चीजों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो अब निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी लाख कमियों के बावजूद ऐसी विशेषताओं से युक्त थे जो उस दौर में बहुत जरूरी था। आप जरा उस समय को याद करिए जब हम लोग छोटे थे और भारत में कुछ नहीं हुआ करता था। मुझे याद है कि मोहल्ले में एक टीवी आ गई कलर्ड, और लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि ये सोने की बिस्किट की स्मगलिंग करने वाला स्मगलर है, क्योंकि उस समय मूवीज बहुत आती थी। टीवी आ गई तो बाद में 4-5 साल बाद हमारे घर में भी टीवी आई, तो शटर वाली टीवी थी, उसमें बड़ा सा एंटीना लगता था और उसको लेके बूस्टर लगता था, दिन भर घुमाते रहिए। दूरदर्शन पे सवेरे शाम टेलीकास्ट होता था, कई बार तो हफ्ते में ही होता था। रुकावट के लिए खेद लिखा होता था। फोन करने के लिए पीसीओ बूथ पे खड़े रहते थे हम। चीजें उपलब्ध नहीं थी, भारत दुनिया से कनेक्ट नहीं था, दुनिया भारत से कनेक्ट नहीं थी। तो ये जो कनेक्शन हुआ, जो भारत दुनिया के पटल पे मजबूती के साथ उभरा, और अब दावे किए जा रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। हालांकि इस दावे की परीक्षण जरूरी है, लेकिन कभी ना कभी तो ये संभव होगा ही। तो वो जो बुनियाद रखी गई थी वही 1991 का समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिस्क लिया, और रिस्क लेके और अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। तो जो प्रधानमंत्री बने किसी रहम करम की वजह से नहीं, उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता थी जिसकी वजह से ये दिया गया। तो आप बताइएगा आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।